हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो टू द पॉइंट वीडियो होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा टॉकिंग नहीं होती है। एंड मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि कोई भी टॉपिक जो है वो जितना ईजी वे में मैं समझा सकती हूँ वैसे समझाऊँ। एंड इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, तब जाके ऐसी वीडियोस बनती हैं। एंड मेरे पास कोई सेपरेट टीम नहीं है जो मेरी वीडियोस एडिट कर रही है या मुझे काम में हेल्प कर रही है, तो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो जब आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी नहीं होता है जब, तो ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो फिर वो डिमोटिवेटिंग हो जाता है थोड़ा और वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा मेरे चैनल पे वीडियोस बहुत देर के बाद आती है। लास्ट वीडियो मैंने 20-25 डेज़ बैक बनाई थी, क्योंकि आप ना डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है कि यार कुछ कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो आप उस तरह से ना मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से एक बार बात करूँगी इस टॉपिक पे। एंड अगर तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे, तो मैं अपनी वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो है, वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दूँगी। आई विल ट्राई कि हम वीक के अंदर 1 या 2 वीडियोज़ तो मैं लेके आऊँ। तो गाइज़, हम देखेंगे ये जो वीडियो है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए कि ये जो करंट वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो पे हम नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर मिनिमम 200 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स करें। अगर मेरे को इस वीडियो पे 200 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स मिलेंगे विद इन नेक्स्ट 2 डेज़, तो मैं इस प्लेलिस्ट की जो नेक्स्ट वीडियो है विद इन दिस वीक पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी कंटेंट बना के। तो बिकॉज़ आप लोगों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, मोटिवेशन ही नहीं आती है काम की जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। तो प्लीज़ मुझे आप अपनी सपोर्ट दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशंस बताएँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेक्चर्स में तो वो शेयर करें। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब हम लेक्चर पे आते हैं, हम टॉपिक पढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एलएलएम्स क्या होते हैं एंड एलएलएम्स नेक्स्ट वर्ड को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हमने थ्योरेटिकली एंड मैथमेटिकली ये समझा था। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी दिखाया था। इस फॉर्मूला को अच्छे से हमने समझा था कि ये फॉर्मूला को यूज़ करके एलएलएम्स कैसे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर दोबारा से देख सकते हो और उससे ना बेसिक आइडिया ले लो कि एलएलएम काम कैसे करते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में ना हम उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम एलएलएम्स कैसे बना सकते हैं स्क्रैच से। तो ये आज का वीडियो ना एक बेसिक वीडियो होगा। आज हम ऐसा नहीं है कि शुरू में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को हम कोड कर लेंगे। नहीं, हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट में हमने यही लर्न करना है कि एलएलएम्स कैसे बनते हैं। तो आज उसका फर्स्ट स्टेप है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का, तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें पाइटॉर्च इंस्टॉल करनी है, क्योंकि जो आज का कोड हम लिखेंगे वो हम पाइटॉर्च पे रन करेंगे। तो पाइटॉर्च इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाइए, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन करके इंस्टॉल पाइटॉर्च। तो ये जो फर्स्ट लिंक आता है इसी को ओपन कर लो। अब गाइज़, आप चाहे गूगल कोलैब नोटबुक पे काम कर रहे हो, चाहे लोकल मशीन पे काम कर रहे हो, जो कोड हम आज लिखेंगे ना, वो कोड बिल्कुल सेम होगा। अगर आप गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ कर रहे हो, तो आप सेम कोड को पेस्ट कर देना गूगल कोलैब नोटबुक पे, तो वो चल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे भी गूगल कोलैब नोटबुक है, वहाँ पे भी आपको पाइटॉर्च पैकेज इंस्टॉल करना है। अगर आप अपनी लोकल मशीन पे काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको पाइटॉर्च को इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब मैंने पाइटॉर्च का पेज ओपन किया, स्क्रॉल करो, ये वाले सेक्शन में आ जाना। तो जो स्टेबल रिसेंट वर्ज़न है पाइटॉर्च का वो है 2.9 एंड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हिसाब से यहाँ से पिक कर लो, जैसे मेरी विंडोज़ मशीन है तो वो पिक कर लिया। पिप के थ्रू, पिप पैकेज मैनेजर के थ्रू मुझे इंस्टॉल करना है तो पिप को सेलेक्ट करो। हम पाइथन लैंग्वेज में काम करेंगे तो पाइथन सेलेक्ट करो। अब अगर आप अपनी लोकल मशीन पे काम कर रहे हो एंड उसमें जीपीयू है, तो आपको देखना है आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा कूडा वर्जन है। अपने कूडा वर्जन के हिसाब से ही आपको यहाँ से कमांड पिक करनी है, तभी आपका जो कोड होगा वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो जीपीयू है उसको यूज़ कर पाएगा। तो सपोज़ करो अगर आपके पीसी में कूडा 12.6 है तो आप ये सेलेक्ट करोगे, आपको कमांड उसके हिसाब से आएगी।
अगर आपके पीसी में CUDA 13 है तो आप इसको सेलेक्ट करो, आपको कमांड उसके हिसाब से मिलेगी। एंड लेट्स से आपके पीसी में जीपीयू नहीं है, तो आप सीपीयू को सेलेक्ट करो, आपको यहाँ पे कमांड उसके हिसाब से मिलेगी। तो आपको सही कमांड पिक करनी है, किसके बेसिस पे? CUDA के बेसिस पे। अगर तो जीपीयू है, CUDA वर्जन चेक करो पीसी में से, उसके हिसाब से कमांड लो, नहीं तो सीपीयू सेलेक्ट करके ये वाली कमांड ले लो। यहाँ से कमांड को कॉपी करो एंड आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर दो, तो पायटॉर्च इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यही एक पैकेज चाहिए आज के कोड को रन करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आज का कोड हम VS कोड में देखेंगे। तो वहाँ पे हम एक ब्लैंक नोटबुक ओपन करते हैं और उसके अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे फ़ोल्डर पिक कर लेते हैं जहाँ पे मेरे को काम करना है। तो आप यहाँ पे जाके ओपन फ़ोल्डर पे आओ, तो ई ड्राइव के अंदर ना मेरा एक फ़ोल्डर है LLM ट्यूटोरियल्स, जहाँ यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। इसके अंदर मॉड्यूल 0 ये वाला, ये जो फ़ोल्डर है ना, मुझे इसमें काम करना है सारा, ओके? तो फ़ोल्डर का क्या नाम है? टाइनी जीपीटी। अब इस फ़ोल्डर में हम करने क्या वाले हैं, हम ना एक एलएलएम बनाएँगे, जीपीटी के जैसा एलएलएम बनाएँगे, बट ये बहुत स्मॉल स्केल का एलएलएम होगा, बिल्कुल छोटा-सा एलएलएम होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से लर्न करना स्टार्ट करना है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर हम काम करेंगे, ये फ़ोल्डर देखो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो इस फ़ोल्डर के अंदर ना हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फ़ाइल, इस फ़ाइल को नाम दे दो demo.py। इसके अंदर हम अपना एलएलएम का कोड लिखेंगे। तो पहला काम क्या है, वो सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना। कौन से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना? जो इस कोड को रन करने के लिए चाहिए। और हमने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है? पायटॉर्च इंस्टॉल किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही पैकेज चाहिए, उसी के साथ सारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेती हूँ। देखो टॉर्च भी इंपोर्ट कर दी, ये भी इंपोर्ट कर दिया, ये भी। एंड फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर ब्लॉक्स, ये ना एक पाइथन फाइल है जो हम खुद बनाएंगे। इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का जो हमें कोड चाहिए ना आज का एलएलएम बनाने के लिए, वो इधर लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या कोड रखना है। मैंने इसी को कॉपी करके न्यू फाइल यहाँ पे .py, इस फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अब मैं जो ट्रांसफॉर्मर वाला कोड होगा वो यहाँ पे लिखूंगी। तो ना मैं यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर रही हूँ एज इट इज़। हम ये कोड क्यों पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मेन कोड करने वाले हैं ना आज, वो demo.py फाइल में करेंगे। ये हमारी एक सपोर्टिंग फाइल है। इसका कोड आज हम डिटेल में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं। हम ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तब हम इस कोड की डिटेल में जाएंगे। आज सिर्फ आप ये समझो कि ये एक सपोर्टिंग फाइल है, ये आपके जो कोड होगा ना demo.py का, उसको सपोर्ट करेगी। demo.py के अंदर हम एक एलएलएम बनाएंगे स्क्रैच से, सारा कुछ खुद लिख के, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक डॉट py फाइल में क्या पड़ा है, देखो एक ना सेल्फ अटेंशन हेड क्लास पड़ी है, एक मल्टी हेड अटेंशन क्लास पड़ी है, एक फीड फॉरवर्ड क्लास है एंड एक क्लास है जिसका नाम है ब्लॉक, ठीक है? ब्लॉक क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कोड में। आज के लिए आप यहाँ पे जो कोड लिखा है ना ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक का, इसको फोकस नहीं करोगे, ठीक है? अभी के लिए ये सिर्फ एक सोचो, ये पैकेज है, हम उस पैकेज को कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो करनी थी हमें इंपोर्ट। अब एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जहाँ पे इसको रन करना है। देखो हम यहाँ पे हैं, cd डॉट डॉट करके ना मैंने गाइस क्या किया हुआ ना, एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस होती है काम करना एक सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर। तो मैंने ना LLM अंडरस्कोर ट्यूटोरियल्स के अंदर एक सेपरेट इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है myvenv। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब मैं दोबारा अपने फ़ोल्डर में आऊँगी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो कि है ये वाला फ़ोल्डर। तो अब मैं आपको सबसे पहले टॉर्च का वर्ज़न दिखा देती हूँ, जीपीयू यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, CUDA इनेबल्ड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो आप ये 3 लाइन्स लिखो, देखो, इससे तो आपको टॉर्च का वर्ज़न पता चल जाएगा। इससे CUDA इज़ अवेलेबल और नॉट, ट्रू और फ़ॉल्स में पता चल जाएगा। अगर ट्रू आता है तो दैट मीन्स CUDA इज़ गेटिंग यूज़्ड विद पायटॉर्च। अगर यहाँ पे फ़ॉल्स आता है तो मतलब CUDA नहीं यूज़ हो रहा।
एंड ये जो थर्ड लाइन है इससे आपको जीपीयू का नाम मिल जाएगा, जो जीपीयू मेरे पीसी में है जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। इसको सेव करो एंड हमारी फाइल का नाम क्या है, demo.py। इसको रन कर लेते हैं, लिखो पाइथन demo.py। तो देखो टॉर्च वर्जन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 2.5.1। इट इज़ कंपाइल्ड विद कूडा 12.1। फिर कूडा अवेलेबल ट्रू मतलब कूडा इज गेटिंग यूज्ड। फिर ये वाला जीपीयू एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3090 यूज हो रहा है। तो मेरा जो पैकेज था वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, पायटॉर्च जो है कूडा के साथ कंपाइल्ड है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा सेट, क्योंकि किसी भी एलएलएम को बनाने से पहले, ट्रेन करने से पहले आपको डेटा सेट चाहिए होगा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए ना मैं बहुत सिंपल सा डेटा सेट लूँगी, 10 लाइन्स का डेटा सेट लूँगी, ताकि प्रोसेसिंग जल्दी से हो जाए, ठीक है? और हमें आउटपुट जल्दी से मिल जाए। और वैसे भी ये सिर्फ़ एक हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बड़ा डेटा सेट नहीं लेते। स्मॉल डेटा सेट में क्या होगा, चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँगी। तो ये मेरा डेटा सेट है, ये देखो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। देखो 10 लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10। ओके, ये 10 लाइन्स हैं डेटा सेट की। अब क्या होता है ना, कभी भी आप कोई भी मॉडल यूज़ करते हो एआई में, तो आपको डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है उस फॉर्म में जो वो एल्गोरिदम एक्सेप्ट करता है। तो अगर हमें एलएलएम यूज़ करना है, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम एलएलएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडर्न एलएलएम्स होते हैं ना वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करके बनते हैं, तो हम भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज़ करके ही एलएलएम बनाना चाहते हैं। एंड जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स होते हैं ना, वो डेटा को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह का डेटा तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है डेटा। तो हमें इस डेटा के ऊपर कुछ स्टेप्स, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये डेटा रेडी हो जाए मॉडल को देने के लिए। तो वो काम करते हैं पहले। तो पहला स्टेप तो मैं क्या करूँगी, जितने भी ये सेंटेंसेस हैं ना, हर सेंटेंस के एंड पे ना मैं ये लिखूँगी, ईएनडी, एंड। ओके, हर सेंटेंस के एंड पे। तो जैसे यहाँ पे, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पर, इसके बाद ऐसे ही हर सेंटेंस के एंड में मैं ये लिखूँगी। इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों लिख रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके एलएलएम को सेंटेंस की बाउंड्रीज़ समझ आएँगी, कि मतलब एक सेंटेंस कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ टर्मिनेट करना है सेंटेंस को जनरेट करना, क्योंकि एलएलएम की हेल्प से हम टेक्स्ट ही तो जनरेट करेंगे। तो अगर एलएलएम को यही नहीं पता कि टेक्स्ट जनरेट करना कब ख़त्म करना है, सेंटेंस कैसा दिखता है एंड होने के टाइम पे, तो एलएलएम अच्छे से काम सीख नहीं पाएगा। तो हम एलएलएम को ये सिखा रहे हैं, ये एंड लिख के, कि इस तरह से सेंटेंस टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, सेंटेंस की बाउंड्री ऐसी होती है। ओके, तो ये काम करना है। तो ये काम हम मैन्युअली नहीं करेंगे, इसके लिए ना हम कोड लिखेंगे। पहले हम इसको हटा देते हैं, इसको और इसको। अब हम एक छोटा-सा पाइथन कोड लिखेंगे, सिंगल लाइन का कोड लिखेंगे, जिसके थ्रू हम हर सेंटेंस के एंड पे एंड टैग लगाना चाहते हैं। एंड फिर ये जो 10 सेंटेंसेस है ना, मैं इनको सबको कंबाइन करके सारे डेटा को इकट्ठा करना चाहती हूँ। ये काम करना चाहती हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, वो करते हैं। तो देखो मैंने ये लाइन लिख दी। क्या लिखा हमने? हर सेंटेंस के एंड पे ये लिखना है एंड फिर सारे सेंटेंसेस को मुझे जॉइन करना है। तो हम क्या करते हैं ना, प्रिंट करके देख लेते हैं। हम प्रिंट करते हैं टेक्स्ट को, क्योंकि टेक्स्ट एक वेरिएबल है ना जिसके अंदर हमने ये सारा काम कर दिया और सारे लाइन्स को जॉइन कर दिया। तो हम इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे demo.py फाइल को दोबारा रन करते हैं। तो आप देखोगे, यहाँ पे देखो कि सारे सेंटेंसेस इकट्ठे हो गए और एक सेंटेंस ये था, उसके बाद में एंड लिखा हुआ है। ये सेकंड सेंटेंस था, उसके बाद भी एंड आ गया। थर्ड सेंटेंस एंड, फोर्थ सेंटेंस यहाँ एंड हो रहा है। इसी तरह से हर सेंटेंस के एंड पे एंड लिखा आ रहा है एंड सारे सेंटेंसेस जॉइन हो गए। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, एआई मॉडल्स, इनको वर्ड्स नहीं समझ आते, लेटर्स नहीं समझ आते, इनको सिर्फ नंबर्स अंडरस्टैंड होते हैं। तो हमें नंबर्स में अपने सारे डेटा को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इन सेंटेंसेस को ना टोकन्स में डिवाइड करोगे। टोकन्स मतलब सिंगल सिंगल वर्ड जो होगा ना सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखो मैंने ये लाइन लिखी, क्या कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है
टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, मैं टेक्स्ट को स्प्लिट कर रही हूँ, मतलब जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये जो हमारा यहाँ पे बहुत सारा डेटा है ना, लाइंस हैं, यहाँ पे तो क्या है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ हेलो एक सेपरेट टोकन बन जाए, फ्रेंड्स एक सेपरेट टोकन बन जाए, ठीक है। और मैं ये पूरे सेंटेंसेस को स्प्लिट कैसे करना चाहती हूँ, अलग अलग वाइट स्पेसेस को यूज करके, मतलब जैसे हेलो एंड फ्रेंड के बीच में स्पेस है, तो मतलब हेलो एक सेपरेट टोकन बन जाए, फ्रेंड एक सेपरेट टोकन बन जाए। हाउ आर यू, द टी इज वेरी हॉट, हर वर्ड के बीच में स्पेस है ना, तो बेस्ड ऑन दिस स्पेस, वाइट स्पेस, हम टोकन्स जनरेट करना चाहते हैं। तो वो काम मैंने यहाँ पे किया है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। इसका मतलब होता है वाइट स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो टेक्स्ट को। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। जब आप इसको प्रिंट करोगे, तो देखो आपको ये आउटपुट दिख रही है, देखो यहाँ पे पहले ये ऐसे था कंटेंट। अब जब हमने टेक्स्ट डॉट स्प्लिट यूज करके कंटेंट को स्प्लिट कर लिया, यहाँ पे देखो, जब हमने ये वाली लाइन अप्लाई करी, ये कोड अप्लाई करा, तो क्या हुआ, हर वर्ड एक सिंगल कोट्स के अंदर है। तो ये क्या बन गए, टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स वर्ड्स हो सकते हैं, सब वर्ड्स हो सकते हैं, करेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अब बन गए टोकन्स। अभी भी एल्गोरिदम को ये वर्ड्स तो समझ नहीं आएंगे, हमें इनको किसी फॉर्म ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इन सभी वर्ड्स को ना नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए ना मैंने ये कोड लिखा, देखो ये क्या है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, वर्ड्स, ये जो वर्ड्स W:I, हर वर्ड को ना हम एक नंबर असाइन करेंगे ये यूज करके। देखो मैं यहाँ पे वर्ड्स पास कर रही हूँ, तो हम ना इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये लाइन क्या काम कर रही है। देखो मैंने इसको प्रिंट कर दिया, सेव कर लो, इसको रन कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट समझना। सबसे पहले हमने सारे डेटा को ऐसे किया, फिर हमने टोकन्स बनाए। टोकन्स बनाने के बाद हमने हर वर्ड को एक नंबर असाइन कर दिया, मतलब जहाँ पे भी अब आप ज़ीरो देखोगे ना, उसका मतलब आरोही है। रोड्स देखोगे, मतलब कहीं पे भी नंबर 1 लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स वहाँ पे रोड वर्ड है, ठीक है। रोड वर्ड के लिए जो यूनिक आईडी असाइन हुई वो 1 है। लाइट्स के लिए 2 असाइन हुआ। 3 किसके लिए असाइन हुआ, 2 के लिए। 4 किसके लिए असाइन हुआ, नंबर 1 के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने सारे वर्ड्स को एक एक आईडी असाइन कर दी। अब गाइस हमने यहाँ पे तो करा कोडिंग की हेल्प से। हमने क्या किया, मैंने पाइथन कोड लिखा ना ये दोनों काम करने के लिए। ये वाला काम और ये वाला जो काम हमने किया, हमने पाइथन कोड के थ्रू किया। इस वाले कोड ने क्या किया, सेंटेंस में से हर वर्ड को टोकन बना दिया। फिर ये वाले कोड ने क्या किया, एक डिक्शनरी बन गई जहाँ पे हमने हर वर्ड को एक नंबर असाइन कर दिया। हमने तो ये काम यहाँ पे पाइथन कोड के थ्रू किया, बट जो रियल एलएलएम्स होते हैं ना, वहाँ पर ये दोनों काम कौन करता है, टोकनाइजेशन के लिए लाइब्रेरीज होती हैं, वो ये काम करती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टोकनाइजर्स होते हैं राइट एलएलएम्स में। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अगर आप जीपीटी मॉडल्स की बात करो, जो ओपन एआई के एलएलएम्स हैं, जीपीटी मॉडल्स हैं, वहाँ पे जो टोकनाइजर वो यूज़ करते हैं ना, वो है बीपीई, बाइट पेयर एनकोडिंग, ओके। तो वो इस टोकनाइजर को यूज़ करके वर्ड्स में पहले टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं डेटा को, फिर हर टोकन को एक नंबर असाइन करते हैं। तो दोनों काम, पहले सेंटेंसेस को वर्ड्स में डिवाइड करना, टोकन्स में डिवाइड करना, फिर वो टोकन्स को एक यूनिक आईडी असाइन करना, ये दोनों काम टोकनाइजेशन के थ्रू होते हैं। टोकनाइजर करता है इनको। और मैंने जैसे कि बताया जीपीटी क्या यूज़ कर रहा है इसके लिए, कौन सा टोकनाइजर यूज़ कर रहे हैं, बीपीई, बाइट पेयर एनकोडिंग। इसी तरह से अगर आप लामा मॉडल्स की बात करो, एलएलएम्स की बात करो, तो वो जो टोकनाइजर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सेंटेंस पीस। उनका भी टोकनाइजर क्या काम करता है, पहले डेटा सेट को टोकन्स में डिवाइड करता है, फिर हर टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन करता है। हमने आज टोकनाइजर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि फिर वो कोड ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और सारा कुछ ही एक ही वीडियो में अगर हम लर्न करेंगे ना, तो कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा।
तो जो टोकनाइज़ेशन का काम है ना, कि टोकनाइज़र वाले जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने टोकनाइज़ेशन का काम जो है सिंपल पाइथन कोड के थ्रू किया, ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए कि हम डेटा को क्या-क्या स्टेप्स के जो डेटा है वो कौन-कौन से स्टेप्स से जाएगा फाइनल डेटा प्रिपेयर करने से पहले, ताकि हम मॉडल को वो डेटा दे सकें। तो अभी तक हमने क्या देखा? पहले सारे डेटा को इकट्ठा करा, फिर उसको टोकन्स में डिवाइड करा, हर टोकन को एक नंबर असाइन करा, एंड ये जो 2 टास्क होते हैं ये हम करते हैं टोकनाइज़र के थ्रू, बट आज हम ये कर रहे हैं पाइथन के थ्रू, ठीक है? इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, हमें डिक्शनरी मिली हुई है कि आरोही वर्ड को 0 नंबर असाइन हुआ, रोड्स को 1 असाइन हुआ, लाइट्स को 2 असाइन हुआ। हमें सिर्फ ना एक लिस्ट चाहिए जहाँ पे सिर्फ ये नंबर्स हों, ये वर्ड्स ना साथ में लिखे हों, क्योंकि अगर आप ये वाली लिस्ट एज़ इट इज़, ये डिक्शनरी एज़ इट इज़ मॉडल को दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा। ये डेटा उस फॉर्मेट में अभी नहीं है जो मॉडल को चाहिए। तो अब हमने कोड लिखना है ताकि हमें सिर्फ नंबर्स मिलें, और वो जो लिस्ट होएगी उसमें सिर्फ नंबर्स हों, वर्ड्स ना हों। तो अभी हम वो काम करते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? आप ये लिखोगे डेटा, ठीक है? क्या कर रहे हैं देखो, जी, ये जो मैंने कोड लिखा ना, इस कोड की हेल्प से क्या होगा, हमें सिर्फ़ एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे नंबर्स होंगे, जो ये वाले नंबर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बट वर्ड्स नहीं होंगे साथ में। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें किस तरह की आउटपुट मिली इस वाले कोड, जो हमने लाइन यहाँ पे लिखी है इससे। तो इसको प्रिंट करते हैं। देखो, अब देख रहे हो? हमें ये वाली टेंसर मिल गया, 1D टेंसर, जिसमें सिर्फ़ नंबर्स लिखे हुए हैं, एंड हर नंबर का एक मीनिंग है। जैसे सबसे पहले 6 लिखा हुआ है। हमारा कंटेंट अगर हम देखें, तो पहला वर्ड क्या था? हेलो। तो 6 जो है ना, हेलो को असाइन हुआ होना चाहिए। देखना, हेलो वर्ड के आगे 6 लिखा हुआ है। ये देखो, हेलो 6 है। आप इसी तरह से देख सकते हो, आपको सारे नंबर्स मिल जाएँगे। देखो 12 लिखा हुआ है, तो 12 मतलब फ्रेंड्स का होगा, यहाँ पे 12 देखो, फ्रेंड्स, है ना? तो हमें अब ये डेटा मिल गया, ये टेंसर मिल गया, इसमें ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का क्या मीनिंग है? ये हर नंबर एक वर्ड की आईडी है, यूनिक आईडी है, एक ये नंबर है जो एक वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? अब गाइज़, हम ये चेक करें कि हमारे डेटा सेट की वोकैब्युलरी कितनी है। वोकैब्युलरी से क्या मतलब होता है? वोकैब्युलरी मतलब कि हमारा एलएलएम कितने यूनिक वर्ड्स के बारे में जानता है, उसको कितनी नॉलेज है वर्ड्स के बारे में। तो एलएलएम को कितनी नॉलेज होगी? जो डेटा आप एलएलएम को दे रहे हो ना ट्रेनिंग के लिए, उस डेटा के अंदर जितने यूनिक वर्ड्स होंगे, वो आपके एलएलएम की वोकैब्युलरी होती है। तो हमने जब यहाँ पे डेटा को पूरी लाइन्स को टोकन्स में डिवाइड किया था, है ना? तो अगर आप इसको, इसकी लेंथ चेक कर लोगे ना, हम यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ चेक करनी है? वर्ड्स की। तो जितने यूनिक वर्ड्स होंगे, उतनी वोकैब्युलरी हो जाएगी। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, आप ना यहाँ पे ये लिख दो, वोकैब साइज़ एक वेरिएबल बना दो, उसके अंदर लेंथ चेक कर लो वर्ड्स की, फिर इसको प्रिंट करा दो। इसको सेव करके अभी हम चेक कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं ना, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह से सेव करो, इसको रन करते हैं। देखो, जब हमने आउटपुट प्रिंट करी, यहाँ पे देख रहे हो 42 लिखा आ रहा है, तो 42 कहाँ है? देखो, वर्ड्स के बाद जब वर्ड्स को स्प्लिट किया, उसके नीचे 42 लिखा आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारा वोकैब्युलरी का साइज़ है वो कितना है? 42 है। हमारे मॉडल को कितने डिफरेंट वर्ड्स के बारे में पता है? 42 डिफरेंट वर्ड्स के बारे में पता है। एंड इससे पता क्या चलेगा? इसका मतलब सिर्फ़ ये होता है वोकैब्युलरी साइज़ का, कि जब एलएलएम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं ना, यही तो काम है ना एलएलएम्स का, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना, जनरेट करना। तो जब एलएलएम नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करते हैं ना, तो एलएलएम ये वाले जो 42 वर्ड्स होते हैं, इनमें से कोई एक वर्ड एज़ अ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, ठीक है? तो हमारे केस में डेटा सेट अभी बहुत छोटा है, तो 42 है, तो एलएलएम जो भी आउटपुट नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा ना, वो आउट ऑफ दीज़ 42 वर्ड्स ही करेगा। तो रियल एलएलएम्स तो बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं, तो उनके पास उनकी वोकैब्युलरी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस भी डेटा पे एलएलएम ट्रेन होता है ना,
वो उसकी जो वोकैब्युलरी होती है एलएलएम की, वो उनमें से ही एक वर्ड प्रिडिक्ट करता है एज़ अ नेक्स्ट वर्ड। और वो कैसे? वो देखता है किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो वर्ड नेक्स्ट वर्ड बन जाता है, जो एलएलएम प्रिडिक्ट करता है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, ये जो डेटा था ना, जहाँ पे हमने सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला, इसकी भी लेंथ चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे लिखो प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा, इसको सेव करो एंड फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। देखो कितनी लेंथ है डेटा की? इसकी लेंथ है 62, तो ये भी लिख दो यहाँ पर। ओके, अब हमने क्या करना है? अभी हमें इतने स्टेप्स तो क्लियर हो गए, अब हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो डेटा है, ये आपने मॉडल को देना है। और जनरली हम मॉडल्स को जो डेटा देते हैं वो बैचेस में देते हैं, क्योंकि डेटा ज़्यादा होता है, एक बार में आप सारा डेटा मॉडल को नहीं दे पाते हो। तो आज भी ना हम अपना डेटा भी बैचेस में ही देंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन का क्या काम होगा कि डेटा को बैचेस में डिवाइड करें। पर उससे पहले कुछ ना 4-5 पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये देखो, ये 5-6 पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ये वाले। पहले मैंने लिखा ब्लॉक साइज़। अब ब्लॉक साइज़ क्या होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपने कॉन्टेक्स्ट विंडो या कॉन्टेक्स्ट लेंथ ये सुना होगा जब आप एलएलएम्स की बात करते हो। कॉन्टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या होता है कि एलएलएम कितने टोकन्स देख सकता है या प्रोसेस कर सकता है कोई आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो जैसे एलएलएम ने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो वो कितने पहले वाले वर्ड्स को देख सकता है वो नया वर्ड जनरेट करने से पहले। तो ब्लॉक साइज़ हमारा यहाँ पे क्या है? कॉन्टेक्स्ट लेंथ है। ये क्या है हमारी? कॉन्टेक्स्ट लेंथ है। यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एलएलएम है ना, वो लास्ट 6 वर्ड्स को देख के फिर अगला वर्ड जनरेट करेगा। हमारे केस में डेटा सेट बहुत छोटा है, इसलिए हमने कॉन्टेक्स्ट विंडो भी छोटी ही ली हुई है। फिर नेक्स्ट है एम्बेडिंग डायमेंशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 32। अब गाइस एम्बेडिंग डायमेंशन क्या होती है? अब ना जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मर्स को हम इनपुट डेटा देते हैं ना, वो डेटा इस फॉर्मेट में नहीं देते। ये जो नीचे हमने किया था ना डेटा, डेटा वेरिएबल के अंदर हमने सारे डेटा को ऐसे रखा हुआ है, इसको हम कॉपी करके ना यहाँ एक बार पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि समझने में ईज़ी हो जाएगा। ये जो डेटा है, ये कहाँ की आउटपुट है? डेटा वेरिएबल के अंदर ये पड़ा हुआ है डेटा। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ना, वो डेटा ऐसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अभी क्या है, ये हर वर्ड का एक नंबर है ना, यूनिक नंबर। तो ये ट्रांसफॉर्मर को समझ नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मर को क्या चाहिए कि हर वर्ड के लिए, जैसे कि हेलो एक वर्ड है, हेलो वर्ड को हमने आईडी में कन्वर्ट किया यहाँ पर। हेलो वर्ड को आईडी असाइन हुई, यूनिक नंबर असाइन हुआ 6। अब आपको ना इसके लिए एक 1D वेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर 32 वैल्यूज़ होनी चाहिए। हर वर्ड के लिए एक 1D वेक्टर बनेगा, जैसे कि मान लो फ्रेंड्स वर्ड है, फ्रेंड्स वर्ड की आईडी है 12। अब मॉडल को ये 12 नंबर नहीं समझ आएगा। हमने फ्रेंड्स को आईडी में तो कन्वर्ट कर दिया, पर मॉडल को ये भी समझ नहीं आएगा। मॉडल को एक वेक्टर चाहिए, 32 डायमेंशनल वेक्टर चाहिए उसको। 32 डायमेंशनल वेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसे वेक्टर बनाओगे जिसके अंदर 32 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? तो जैसे कि कोई फर्स्ट नंबर है 0.45, सेकंड है 0.676, 0 पॉइंट, इस तरह के 32 नंबर्स। हर वर्ड के लिए जितने भी यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, हर नंबर के लिए एक 32 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा। उसके अंदर 32 वैल्यूज़ होती हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी एंड शुरू में ये वैल्यूज़ रैंडम होती हैं, पर हमें नहीं जनरेट करनी। लेयर खुद से अपने आप कर देती है, वो मैं बताऊँगी थोड़ी देर में आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, 32 वैल्यूज़ चाहिए हमें, 32 डायमेंशनल वेक्टर के लिए, हर नंबर के लिए ऐसे, ओके? अब
ये वाले टाइप की जो इनपुट होती है ना, ये मॉडल अंडरस्टैंड करता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल हमेशा कैसी इनपुट लेगा? हर वर्ड के लिए वो एक एम्बेडिंग वेक्टर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेगा। एंड हमने यहाँ पे जो एम्बेडिंग डायमेंशन दी है वो है 32। ये हम खुद से डिफाइन करते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा? ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वर्ड एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हो। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं कोई वर्ड एम्बेडिंग मॉडल नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये हम एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स से डेटा पास होगा फाइनल इनपुट जनरेट करने के लिए मॉडल को जो हम दे सकते हैं। तो अभी तक हमें समझ आया, पहले सेंटेंस था, सेंटेंस को टोकन में डिवाइड किया, टोकन के बाद उनको नंबर असाइन किए। अब नंबर्स भी मॉडल को नहीं समझ आएँगे तो उसके लिए एम्बेडिंग वेक्टर बनाना है। एम्बेडिंग वेक्टर का जो डायमेंशन होती है वो हम खुद डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन-सा वर्ड एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हो। आज हमने यहाँ पे डायमेंशन जो चूज़ करी है वो है 32। 32 का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि हर वर्ड जिसको एक यूनिक आईडी मिली है, उसके लिए एक एम्बेडिंग वेक्टर बनेगा जिसमें 32 नंबर्स होंगे। उसके बाद है एन हेड्स, एन लेयर्स, लर्निंग रेट एंड इपोक। एन हेड का मतलब होता है 2 का मतलब कि हम 2 मल्टी हेड अटेंशन लेयर्स यूज़ करेंगे एंड एन लेयर्स इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है कि हम 2 ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक उसकी आउटपुट बनेगी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक की इनपुट। ओके? लर्निंग रेट पता ही है आपको, इपॉक्स 1500 इपॉक्स के लिए मॉडल को ट्रेन करना है। गाइस आज हम इन चीज़ों को डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर का 50% भी समझ आता है तो वो सफिशिएंट है, ठीक है? क्योंकि आप अगर इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट अगले लेक्चर को चेक करोगे ना जब आप, कुछ चीज़ें इसमें समझ आएँगी, कुछ चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएँगी, तो धीरे-धीरे सब पता चल जाएगा। तो डोंट वरी, बस वीडियो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना समझ आता है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके? तो उसके बाद हमने ये वाले पैरामीटर्स लिख लिए। अब हम एक फंक्शन बनाएँगे बैचेज़ के लिए। बैचेज़ के लिए क्या? कि हमने अपने डेटा को बैचेज़ में डिवाइड करना है मॉडल को देने से पहले। तो अभी हम फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू हम बैचेस बनाएँगे। तो ये वो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है गेट बैच। इसमें बैच साइज़ हमने मेंशन किया है 16। 16 मतलब एक बैच के अंदर 16 एग्ज़ाम्पल्स होंगे। 16 एग्ज़ाम्पल्स का क्या मतलब? 16 सीक्वेंसेस होंगे, 16 सेंटेंसेस होंगे मॉडल के लिए, ठीक है? तो अब इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। फर्स्ट लाइन है ये। इस लाइन में क्या बता रहे हैं? इस लाइन का क्या काम है? देखो, लेंथ ऑफ डेटा, हमारे डेटा की लेंथ क्या थी? डेटा एक वेरिएबल था ना? ये वाली चीज़ हमें किससे मिली थी? ये वाला जो है ये डेटा के अंदर पड़ा हुआ था डेटा, एंड उसकी हमने लेंथ चेक करी थी तो 62 थी। रिमेंबर? यहाँ पे देखो, इसकी लेंथ कितनी थी? 62। तो हमें पता है लेंथ जो है डेटा की वो है 62। एंड ब्लॉक साइज हमारा क्या मेंशन किया हुआ है? 6। ब्लॉक साइज मैंने क्या बताया था आपको? ब्लॉक साइज मतलब कॉन्टेक्स्ट लेंथ, मतलब कोई नई आउटपुट जनरेट करने से पहले, नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने से पहले मॉडल लास्ट के 6 वर्ड्स देखेगा। ये कॉन्टेक्स्ट लेंथ थी, ठीक है? तो ब्लॉक साइज था हमारा 6। 62 में से 6 माइनस करो तो हमें मिला 56, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला? 56। एंड देन बैच साइज यहाँ पे लिखा हुआ है बैच साइज। बैच साइज हमारा कितना है? बैच साइज है हमारा 16, है ना? तो ये 56 का यहाँ पे क्या मतलब? 0 से 55, ठीक है? तो अब मैं ये लिख क्यों रही हूँ? अभी आपको मैं समझा रही हूँ कि हमने किया क्या है इस लाइन में। तो जब हमने टोटल डेटा में से ब्लॉक साइज को माइनस करा, हमें मिला 56, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा तो 0 से लेके 55। एंड अब हम बोल क्या रहे हैं? इस लाइन का काम ये होगा कि ये हमें, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या करेगी? ये हमें 16 एग्जाम्पल्स देगी। एग्जाम्पल से मतलब सेंटेंसेस देगी। सेंटेंसेस से मतलब सीक्वेंसेस देगी, ठीक है? एक बैच में से
हमें एक बैच में 16 एग्जाम्पल्स चाहिए। एग्जाम्पल का मतलब सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सीक्वेंस, है ना? ये चाहिए हमें। वो जो सीक्वेंस हैं 16 सीक्वेंस, वो हमें इस आईडी से इस आईडी के बीच में मिलेंगे रैंडमली। कोई भी 16 सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे, मतलब यहाँ पे ना हमें 16 रैंडम आईडीज मिलेंगी। इसकी आउटपुट क्या बनेगी? इसकी आउटपुट कुछ ऐसी होगी। लेट्स से इसकी आउटपुट है 4 और 4 बन गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 34 हो गया, 51 हो गया। इस तरह के ना हमें कितनी आईडीज़ मिलेंगी यहाँ पे? 16 आईडीज़ मिलेंगी। इस तरह की हमें 16 आईडीज़ मिलेंगी, इंडेक्सेस मिलेंगे। इस नंबर से इस नंबर के बीच में 16 क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमें बैच साइज़ दिया है 16। जब हमें ये 16 रैंडम आईडीज़ मिल गई ना, वो 16 रैंडम आईडीज़ से हम एग्ज़ाम्पल जनरेट कराएँगे। तो एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ करो ये आईडी है 12, ये इंडेक्स है जो एक रैंडम इंडेक्स हमें मिला 12। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो वर्ड 12th इंडेक्स पे था, वो वाला टोकन विच इज़ एट 12th लोकेशन, 13th, 14th, 15th, 16th, 17 एंड 18, कितने टोकन्स बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हमें ये नहीं चाहिए ना। हमें कितने टोकन्स चाहिए? एक सीक्वेंस में ब्लॉक साइज हमारा क्या है? 6। तो अगर इंडेक्स जो हमें यहाँ से रैंडमली एक इंडेक्स मिला, वो स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा। वहाँ पे जो टोकन पड़ा है वो टोकन, उसका नेक्स्ट टोकन, इसी तरह से उसके जो अगले 6 टोकन्स हैं, वो 6 टोकन हमारे बन गए क्या? 1 सीक्वेंस बन गया। इसी तरह के हमें कितने सीक्वेंसेस देने हैं मॉडल को एक बैच में? 16 सच सीक्वेंसेस। तो अब जैसे दूसरी आईडी थी 4, ठीक है? तो इसका कैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक और। अभी मान लो इंडेक्स आईडी 4 पे यहाँ पे मिला हमें आईएक्स के अंदर हमें एक 12 इंडेक्स आईडी मिली थी, एक 4। तो 4 का क्या मतलब होगा? जो इंडेक्स आईडी 4 पे टोकन है, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9, कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टोकन्स मिल गए। ये सेकंड सीक्वेंस हो गया। इसी तरह के हमें 16 सीक्वेंसेस मॉडल को देने हैं एक बैच में। ये जो वो जो हमने सीक्वेंसेस लेने हैं ना 16 सीक्वेंसेस, उनकी जो आईडीज़ हैं रैंडमली, वो हम इस लाइन से जनरेट कर रहे हैं। फिर इस तरह से हम सीक्वेंसेस बना रहे हैं। ठीक है? ये हो रहा है। अब सेम इस लाइन से तो हमें क्या आउटपुट मिली? ये हमें रैंडम सीक्वेंसेस की आईडीज़ मिल गई, ठीक है? कि कुछ रैंडम वैल्यूज़ मिल गई और वो वैल्यूज़ लाई करेंगी 0 टू 55 के बीच में। वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया। अब इसके बाद है एक्स एंड वाई। एक्स क्या होती है? मॉडल की इनपुट। वाई क्या होती है? मॉडल की आउटपुट। तो हम यहाँ पे ना मॉडल को इनपुट भी देंगे, आउटपुट भी देंगे। ये आउटपुट हमें क्यों देनी है मॉडल को? क्योंकि जब मॉडल आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, मॉडल ने जो आउटपुट प्रिडिक्ट करी, हम उस आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे। तभी पता चलेगा ना मॉडल कितना एक्यूरेटली आंसर दे रहा है, उसकी प्रेडिक्शंस करेक्ट हैं कि नहीं हैं। तो वो जो मॉडल की एक्यूरेसी हमें चेक करनी है, लॉस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें एक्चुअल वाई वैल्यू, एक्चुअल आउटपुट भी चाहिए। तो इसलिए हम वाई भी ले रहे हैं। अब हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट के अंदर क्या काम हो रहा है। देखो इनपुट, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, आपको ईज़ी रहेगा। तो सपोज़ करो मैं आपको यहाँ पे ना एग्जांपल लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूँ, इसको भी हम कमेंट कर लें, ये दोनों चीज़ें, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे अगर एक्स में टोकन नंबर 12 है, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, ये सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। 12, टोकन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ये कितने टोकन्स हुए? 6 टोकन्स हुए। एंड 6 टोकन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज 6 है, मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो इतनी है। अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो एक्स के अंदर 6 टोकन्स है ना, वो तो एंड हो रहे हैं टोकन नंबर 17 तक। पर वाई के अंदर जो टोकन है, वो एक नंबर आगे से स्टार्ट हो रहा है। एक्स अगर टोकन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई टोकन नंबर 13 से स्टार्ट होगा एंड वाई का जो आउटपुट लास्ट टोकन होएगी ना,
वो ये होगा नेक्स्ट वर्ड जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। देख रहे हो यहाँ पे एक्स का लास्ट टोकन था टोकन नंबर 17, वाई का लास्ट टोकन है टोकन नंबर 18। तो ये जो है प्रिडिक्टेड आउटपुट होगी मॉडल की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाई में लिख दिया कि अगर ये इनपुट सीक्वेंस है तो मॉडल ने ये वर्ड प्रिडिक्ट किया। ये हमारा एक्चुअल वाई आउटपुट हो गई। अब जब मॉडल प्रिडिक्ट करेगा ना, मॉडल भी इसी तरह की आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। फिर हम लास्ट टोकन इसका और लास्ट टोकन जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो देखेंगे कौन सा है। फिर हमें पता चल जाएगा मॉडल कितना अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है एक्स एंड वाई के अंदर। इस फंक्शन का क्या काम है, ये फंक्शन हमें बैच देगा 16 एग्जाम्पल्स का। हर एग्जाम्पल इज अ सीक्वेंस, एक सेंटेंस जिसके अंदर 6 वर्ड्स होंगे। 6 वर्ड्स का मतलब 6 टोकन्स होंगे। हर एक्स के लिए एक वाई वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारा बन गया बैच का फंक्शन। अब हम करते हैं कोड मॉडल का। अब हम वो कोड लिखेंगे जो हमने अपने एलएलएम को बनाने के लिए लिखना है। अभी तक तो ये सारे सारे डेटा को अरेंज करने के लिए स्टेप्स थे ना, डेटा के प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स थे। अब हमारे को इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हम अपना एलएलएम खुद से कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए ना गाइज हमने क्या किया, एक क्लास बनाई। इतना कोड देखो, डोंट वरी, मैं आपको ये सारा लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। जैसे हमने ये फंक्शन समझा है ना लाइन बाय लाइन, वैसे ही हम ये भी कोड समझेंगे, ठीक है। हमने एक एलएलएम बनाना है। उस एलएलएम का नाम हमने रख दिया टाइनी जीपीटी, ठीक है। ये क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे, उसी में सारा काम करेंगे। पहले हम ये बेसिक सा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहली चीज हमने क्या लिखी, ये लाइन को समझते हैं। तो गाइज आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा डेटा था ये क्या है, हर वर्ड को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। पर मॉडल को ये नंबर नहीं समझ आता। मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे मैंने समझाया था ना कि हमारे डेटा के अंदर तो इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है, पर मॉडल को ये नंबर्स नहीं समझ आते। जैसे कि 6 नंबर हेलो का है, तो हमें उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। एंड एम्बेडिंग का मतलब एक आपका वेक्टर होगा जिसके अंदर 32 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी, और इस तरह का ही वेक्टर आपको हर नंबर के लिए, हर टोकन के लिए चाहिए, ठीक है। वो काम होने लगा है यहाँ पे। यहाँ पे वो कैब साइज कितना है हमारा, तो स्क्रॉल करो आप ऊपर देखो, हमने एक वेरिएबल लिया था वो कैब साइज, और जब हमने इसकी आउटपुट देखी थी तो 42 आई थी। मतलब वोकैबुलरी साइज का क्या मतलब है कि हमारे डेटा सेट के अंदर, ये जो डेटा सेट है इसके अंदर 42 यूनिक वर्ड्स हैं। तो ये वोकैब साइज हमें चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ लिख दो हमारा वोकैब साइज है 42। एम्बेडिंग डायमेंशन क्या है, ये भी हमने यहाँ डिफाइन की हुई है ऊपर। कितनी एम्बेडिंग डायमेंशन दी है मैंने, 32। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये तो एम्बेडिंग डायमेंशन हमने खुद ही दे दी। नॉर्मली क्या होता है, जो हम वर्ड एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करते हैं ना, उसकी जो डायमेंशन होती है ना वो यहाँ मेंशन करते हैं। इसको डिटेल में आज नहीं देख रहे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये 2 वैल्यूज़ पता चली। वोकैबुलरी साइज़ है 42, एम्बेडिंग साइज़ है इतना। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने हमारे पास वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स, वोकैबुलरी है जितनी 42, हर एक वर्ड को 32 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। ट्रांसफॉर्मर इसी फॉर्मेट में डेटा को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी पोजीशन एम्बेडिंग। अब पोजीशन एम्बेडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऊपर ही चलते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ देखो ये लिखा है हमने, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। तो इनकी पोजीशन है ना कि फर्स्ट पोजीशन पे हेलो है, सेकंड पोजीशन पे फ्रेंड्स है, थर्ड नंबर पे हाउ आ रहा है, फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे ये आ रहा है ना। तो अगर मैं हेलो को उठा के यहाँ लिख दूँ या स्वीट्स को उठा के हेलो की जगह लिख दूँ, तो सारा सेंटेंसेस का मीनिंग सेम नहीं रह जाएगा ना। तो पोजीशन एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि मॉडल को एडिशनल ये इंफॉर्मेशन भी देनी कि कौन सा वर्ड, कौन सा टोकन, कौन सी पोजीशन पे है, पहले नंबर पे क्या है, लास्ट नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे क्या है, ये। तो पोजीशन एम्बेडिंग का सिंपल टर्म में यही मीनिंग होता है। इसको डिटेल में हम तब समझेंगे जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आपको लगता है फिर भी इसको समझना है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी एक वीडियो है विजन ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर।
कॉन्सेप्ट उसमें भी पोजीशन एम्बेडिंग उसमें भी होती है जैसे इसमें है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पोजीशन एम्बेडिंग क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक साइज कितना है हमारा। ब्लॉक साइज क्या था, ब्लॉक साइज था ना हमारी कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितना है 6, तो यहाँ लिखो 6। फिर एम्बेडिंग साइज कितना है, एम्बेडिंग डायमेंशन कितनी है 32 ही है ना, तो यहाँ लिखो 32। अब इस लाइन से आपको क्या समझ आया। अब आपको मैंने क्या बोला था कि जितने भी सीक्वेंसेस होंगे हर सीक्वेंस की लेंथ कितनी होएगी 6, क्योंकि हमारे मॉडल का ब्लॉक साइज या कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितनी है 6। 32 का मतलब अगर हर वर्ड के लिए जो टेक्स्ट एम्बेडिंग बनी उसके अंदर 32 वैल्यूज हैं, तो वो सारी की सारी 32 वैल्यूज क्या बता रही हैं, उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है ना जिस वर्ड की वो एम्बेडिंग है। मतलब चलो यहाँ पे चलते हैं दोबारा एग्जाम्पल में। तो जैसे हेलो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे हमारे पास 32 वैल्यूज थी, तो अभी के लिए ना सपोज करो ये 32 वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं बट सिंप्लिसिटी सेक के लिए मैं 1 2 नॉर्मल लिख रही हूँ, सॉरी। इस तरह से 32 वैल्यूज हैं। तो एक वर्ड के लिए जिसकी आईडी ये है, जब हमने उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करी तो हमें 32 वैल्यूज हैं। तो ये जो 32 वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज इस वर्ड के बारे में बता रही हैं, है ना, इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो जितने नंबर्स आपकी टेक्स्ट एम्बेडिंग इसमें होंगे उतने ही नंबर आपकी पोजीशन एम्बेडिंग में भी होंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, तभी हमने इसकी डायमेंशन सेम रखी हुई है। फिर ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक। तो रिमेंबर ये ब्लॉक क्या है, यहाँ देखो हमने जो एक अलग से पाइथन फाइल बनाई है खुद की, तो उसमें से ब्लॉक को इंपोर्ट किया हमने। तो वापस चलते हैं इस फाइल पे, ये देखो इस फाइल में क्या था, एक क्लास बनाई हुई है हमने ब्लॉक नाम की, जिसमें हम मल्टी हेड अटेंशन यूज़ कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर बनाया हुआ है हमने। तो हम उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो डेटा था उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, उसकी पोजीशन उसके साथ ऐड करी, फिर उस डेटा को हम किसको देना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को देना चाहते हैं। अब देखते हैं ये दो लाइंस का क्या काम है। यहाँ पर हम लीनियर लेयर को कॉल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एम्बेडिंग डायमेंशन कितनी है हमारी 32 ही है ना एम्बेडिंग डायमेंशन, एंड वोकेबलरी साइज हमारा कितना है 42। तो ये लेयर यहाँ पे क्या करेगी, ये कन्वर्ट करेगी 32 डायमेंशनल वेक्टर्स को 42 स्कोर्स के अंदर, टोकन स्कोर्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनली तो हमें यही चाहिए ना, टोकन स्कोर्स तो चाहिए पूरे 42 के 42 वोकैबुलरी के लिए। तो अभी इसके बाद हम एक और फंक्शन लिखेंगे। कोई बात नहीं गाइज, अगर पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है ना, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जितना समझ आ रहा है उतना समझो। जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे ना, आपको कई चीज़ें रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। बीच में मत छोड़ना, फिर समझ नहीं आएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे, बट डोंट वरी, कीप वॉचिंग, समझ आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद कुछ क्वेरीज होंगी कमेंट में लिखना, मैं आपको समझा दूंगी, ओके। अब हमने नेक्स्ट फंक्शन बनाया, इसी अपने जो हम जीपीटी बना रहे हैं ना, टाइनी जीपीटी, उसी के अंदर एक और फंक्शन लिखा। ओके, अब हम ना इसको ऐसे कर लेते हैं, ये फंक्शन है। तो ये बेसिकली फंक्शन जो है ना, फॉरवर्ड फंक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इनपुट एक्सेप्ट करके बैचेस में उसके ऊपर काम करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले तो समझते हैं ये बी क्या है एंड ये टी क्या है। बी का मतलब है बैच, हमारा बैच साइज कितना है 16। टी हम यूज़ कर रहे हैं वही ब्लॉक साइज के लिए, तो हमारा ब्लॉक साइज कितना है 6 है। टोकन एम्बेडिंग, तो कहने का क्या मतलब है, पहले जो बैच होगा मॉडल के पास आएगा, बैच साइज है 16, हर बैच साइज के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे ना उनका साइज होगा 6 ये बैच के ऊपर टोकन एम्बेडिंग चलेगी, ये जो हमने यहाँ डिफाइन की हुई है, मैंने समझाई है ना पूरी टोकन एम्बेडिंग। तो टोकन एम्बेडिंग चलेगी, टोकन एम्बेडिंग जब चली उसके ऊपर तो उसका साइज कितना हो जाएगा, क्योंकि बैच में काम कर रहे हैं तो 16 एग्जाम्पल्स होंगे, हर के अंदर साइज होगा, सीक्वेंस जो होगा उसका साइज होगा 6, मतलब 6 टोकन्स इन अ सीक्वेंस। एंड
टोकन एम्बेडिंग क्या कर देगा, जितने ये 16 एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी ये जो 16 एग्जाम्पल्स हैं, हर एग्जाम्पल में 6-6 वर्ड्स हैं, टोकन्स हैं, उनको 32 डायमेंशनल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें ये मिलेगा इस लाइन से, टोकन एम्बेडिंग से। उसके बाद हमने उसके ऊपर, उसी बैच के ऊपर पोजीशन एम्बेडिंग चलाई, क्योंकि हमें पोजीशन भी तो बतानी है हर वर्ड की। तो जब आपने पोजीशन एम्बेडिंग उसके ऊपर चलाई तो आपको सेम ही साइज़ मिलेगा। क्योंकि बैच के ऊपर काम हो रहा है तो 16 एग्जाम्पल होंगे, हर सीक्वेंस में 6 टोकन्स होंगे एंड साइज़ कितना होगा, 32 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था पोजिशनल एम्बेडिंग एंड टोकन एम्बेडिंग में ये वैल्यू सेम होती है। फिर इनपुट जो हमने मॉडल को देनी है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल को देनी है, उसमें हमें टोकन एम्बेडिंग के साथ, मतलब हर टोकन की पोजीशन भी बतानी है, तो हमने टोकन एम्बेडिंग एंड पोजीशन एम्बेडिंग इसको, जिसको प्लस लिख दिया बीच में, क्योंकि हम कंकैटिनेट कर रहे हैं ना, हमें हर वर्ड की पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी साथ में भेजनी है। तो ये हमारी इनपुट रेडी हो गई। ये इनपुट अब जाएगी मॉडल के पास, सेल्फ डॉट ब्लॉक्स, रिमेंबर यहाँ पे ब्लॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर मॉडल चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल को हमने इनपुट डेटा दिया बैच का, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर मॉडल चला, फिर उसके ऊपर काम हो रहा है, एंड ये जो लॉजिट्स, लॉजिट्स में हमें क्या मिल रहा है अब ये देखते हैं। लॉजिट्स क्या होते हैं, रॉ प्रिडिक्शंस होती हैं मॉडल की। रॉ प्रिडिक्शंस, रॉ प्रिडिक्शन से मतलब है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए। अगर हेलो वर्ड है लिखा हुआ, तो हेलो वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए, वोकैबुलरी में से मॉडल पिक करता है। तो हमारा वोकैबुलरी साइज है 42, तो मतलब वो हर एक वर्ड को एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा। तो उसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी वो वर्ड बन जाएगा नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो वो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने लॉस कैलकुलेट करना है, तो अभी ये ब्लैंक है, इसको हम फिल करेंगे, मतलब इपॉक बाय इपॉक। तो ये लाइन का मतलब देखते हैं। बी का मतलब आपको मैंने बताया ही था, बैच साइज विच इज 16, टी का मतलब ब्लॉक साइज विच इज 6, ये सी में हम लिखेंगे वोकैबुलरी का जो साइज होता है, जो कि है हमारा 42, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, यहाँ पे आएगा 16, इसको ना कमेंट में लिखते हैं, लॉजिट्स की शेप, ये जो लॉजिट्स है इससे क्या मिलेगा, 16, 6, 42। 42 क्यों, क्योंकि ये लॉजिट्स क्या करेगा, ये जो हमारे 42 वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उन सबको एक एक वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा, ठीक है। जितने बैच के अंदर जितने सीक्वेंसेस हैं, हर सीक्वेंस के लिए 42 वैल्यूज प्रिडिक्ट होंगी। तो जो ये इस तरह की शेप है ये, उसके बाद जो हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया एंड जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी, उनको कंपेयर करेंगे और हमें लॉस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट इपॉक में मॉडल इंप्रूव होता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड फंक्शन। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन लिखेंगे, वो होगा जनरेट फंक्शन, मतलब उस फंक्शन की हेल्प से हम नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करेंगे। तो मैं वो फंक्शन बताती हूँ कैसे करेंगे। तो वो फंक्शन है ये वाला, एक मिनट, ये फंक्शन है जनरेट फंक्शन। तो आप पहले देख रहे हो, हमने इसी क्लास के अंदर सारा काम हो रहा है, क्योंकि हम अपना मॉडल बना रहे हैं ना, एलएलएम बना रहे हैं, इसी के अंदर हमने फॉरवर्ड फंक्शन लिखा, फिर इसी के अंदर जनरेट फंक्शन लिख रहे हैं। तो ये फंक्शन का क्या काम क्या है वो देखते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैक्स न्यू टोकन्स। इसका क्या मतलब है कि जितने भी न्यू वर्ड हम मॉडल से जनरेट करवाना चाहते हैं, तो सपोज मैंने मैक्स न्यू टोकन लिख दिया 10। इसका मतलब क्या है कि मैं मॉडल से 10 न्यू वर्ड्स जनरेट करवाना चाहती हूँ। तो वो करेगा कैसे, एक ही बार में 10 वर्ड्स जनरेट नहीं होंगे, एक बार में एक ही वर्ड जनरेट होगा। तो सपोज करो यहाँ ना हम कॉमा लगा के ना, यहाँ ऐसे कमेंट करके मैं हेलो लिख देती हूँ। सपोज करो फर्स्ट वर्ड है हेलो, ओके, ये वर्ड गया मॉडल के पास, अब मॉडल ने इसका नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना है। तो होगा क्या, ये हेलो वर्ड गया, मॉडल इसके लिए एक आउटपुट निकालेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगी आउटपुट नेक्स्ट वर्ड की, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ही है कि वोकैबुलरी में जितने वर्ड्स हैं, हर वर्ड को एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी। फिर उसके ऊपर लॉजिट्स क्या होता है, मैंने क्या बताया था, रॉ आउटपुट मॉडल की। रॉ आउटपुट मतलब जितने भी 42 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन होएगी।
वो रॉ आउटपुट फिर जाती है सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन के पास। ये उसको 0 टू 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करेगा सारे वर्ड्स को वोकैब्युलरी के। जिस वर्ड की वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे हाई होगी वो नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। देखो इस लाइन का मतलब है यहाँ पे मल्टीनोमियल का क्या मतलब है कि जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे हाई हुई वो जो टॉप 1 वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो सपोज़ करो अगर हेलो इनपुट है तो नेक्स्ट वर्ड बन गया हेलो अगर इनपुट है तो नेक्स्ट वर्ड बन गया सपोज़ फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अब क्या हुआ जब नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स बन गया ना टॉर्च डॉट कैट इसका क्या मतलब है कि अब जो सीक्वेंस था हमारा क्या सीक्वेंस था जब हमने इस मॉडल को ये काम करने को बोला हेलो ही लिखा हुआ था ना सीक्वेंस में तो उस सीक्वेंस में अब ये नेक्स्ट वर्ड भी ऐड हो गया विच इज फ्रेंड्स। अब ये जो हेलो फ्रेंड्स है ये इनपुट बनेगी इसकी। ठीक है देखो लूप चल रहा है उतनी बार ठीक है ना। अब हेलो फ्रेंड्स इनपुट बनी फिर मॉडल ने उसके ऊपर काम करा रॉ आउटपुट आई उसने सबको सारे के सारे वोकैबुलरी को एक एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई है वो वर्ड यहाँ बन गया। तो सपोज करो इस बार बन गया हेलो फ्रेंड्स हाउ। हाउ को हाई सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिली तो हाउ नेक्स्ट वर्ड बन गया। अब हमारे जो सीक्वेंस था उसके अंदर भी ये जो हमारा सीक्वेंस था इसके अंदर भी वो नेक्स्ट वर्ड ऐड हो जाएगा हाउ। अब हेलो फ्रेंड्स हाउ दोबारा से यहाँ आ गया फिर उसने दोबारा काम करा। अब इस बार उसने सपोज आर को सबसे हाई प्रोबेबिलिटी दी तो हमारे सेंटेंस में आर भी यूज हो जाएगा। इसी तरह से वो 10 टाइम इस लूप को चलाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 दूंगी अगर मैं बोलूंगी कि 10 न्यू वर्ड्स को जनरेट करो तो ये जनरेट फंक्शन है। ठीक है तो अब हमने क्या किया हमने अपने एलएलएम का कोड लिख लिया हमारा एलएलएम बन गया। देखो टाइनी जीपीटी हमारे एलएलएम का नाम है ये उसका कोड है। ओके अब ये मॉडल ना अभी बिल्कुल ब्लैंक है ऐसे लिख लो मॉडल इक्वल्स टू टाइनी जीपीटी हमारे मॉडल का नाम यही है ना। अभी ये मॉडल तो बन गया बट अभी ये मॉडल किसी चीज़ पे ट्रेन नहीं हो रखा। हमें इस मॉडल को ट्रेन करना है तो अब हम इस मॉडल को ट्रेन करते हैं अपने डेटा सेट पे जो डेटा सेट हमने प्रिपेयर करा है ये 10 एग्जाम्पल्स वाला। तो ये देखो ट्रेनिंग के लिए आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हम ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें हर इपोक के बाद वेट्स को अपडेट करना है लॉस के बेसिस पे है ना एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव करनी है। तो हम मॉडल को 1500 इपोक्स के लिए ट्रेन करेंगे। गेट बैच फंक्शन जो ऊपर यूज़ किया है उसके थ्रू 16 सीक्वेंसेस लेंगे। हर सीक्वेंस में 6 वर्ड्स होंगे। मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल की जो आउटपुट होएगी वो लॉजिट्स में आएगी है ना। ये लॉजिट्स में क्या आ जाएगा रॉ प्रेडिक्शंस फिर लॉस कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ज़ीरो ग्रेड का मतलब क्लियर करेंगे सारे ग्रेडियंट्स को आफ्टर एवरी इपॉक। बैकवर्ड पास होगा पहले फॉरवर्ड पास होता है फिर बैकवर्ड पास होते हैं ना हर हर टाइम ऐसे ही मॉडल बनाते हैं हम एआई में। फॉरवर्ड पास में हम मॉडल को डेटा देते हैं मॉडल ट्रेनिंग लेता है लॉस कैलकुलेट होता है। फिर बैकवर्ड पास में हम वेट्स को अपडेट करते हैं फिर दोबारा फॉरवर्ड पास होता है मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं। तो बैकवर्ड पास में हम बैक प्रोपोगेशन को यूज़ करते हैं। फिर ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे। ये लाइन से क्या होगा आफ्टर एवरी 300 इपॉक्स हम लॉस स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं पाइथन demo.py। देखो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। स्टेप 0 आफ्टर 300 स्टेप लॉस इतना है फिर लॉस इतना है। देख रहे हो पहले लॉस बहुत ज़्यादा था फिर इपॉक बाय इपॉक वो कम हो गया। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम इस मॉडल को टेस्ट करते हैं। हम इसको कोई इनपुट देते हैं फिर देखते हैं मॉडल उसके नेक्स्ट वर्ड कैसे जनरेट करता है। तो हम क्या करते हैं ये लाइंस लिखते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ कॉन्टेक्स्ट में मैंने सिर्फ एक वर्ड दिया सीक्वेंस में सिर्फ एक ही वर्ड है हेलो। और मैं चाहती हूँ हमारा मॉडल नेक्स्ट 15 वर्ड्स हमें प्रिडिक्ट करके दे। ठीक है मैक्स न्यू टोकन 15 मतलब 15 न्यू टोकन्स प्रिडिक्ट करके दे और उसके पास सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड है वो सिर्फ हेलो है। तो हम कर क्या रहे हैं मॉडल में से जनरेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको याद होगा ये देखो जनरेट फंक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना वो वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो
फिर यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट दिखा रही हूँ। रन करते हैं, चेक करते हैं। पहले तो ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि हमने मॉडल को सेव नहीं किया ना, तो दोबारा से ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि ये छोटा ही डेटा सेट था, तो मैंने अभी वो कोड इसमें ऐड नहीं किया कि मॉडल सेव हो जाए, फिर हम उसको लोड करें। तो देखो आप, आउटपुट आ गई हमारी। 1 मिनट, हम ना ऐसे करते हैं, यहाँ देखो। पहले तो मॉडल ट्रेन हो गया, लास्ट इपॉक का जो था लॉस इतना है, फिर सिर्फ हमने हेलो वर्ड दिया हुआ था, ये सारा मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। यहाँ से यहाँ तक मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। तो गाइज़ इस तरह से एलएलएम नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते हैं। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड मैंने ट्राई किया था कि ये जितना ईज़ी वे में कोड लिख सकूँ उतना किया है हमने। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो को जब हम कवर करेंगे तो समझ आ जाएँगी। एंड गाइज़ जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, आप इसको लाइक करें एंड कमेंट्स करना, शेयर भी करना, बिकॉज़ अगर मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स आते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर, मतलब विदिन दिस वीक, इस जो प्लेलिस्ट है इसका नेक्स्ट लेक्चर भी बना के अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।